स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि 12th फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th सेकंड फिजिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आपने फर्स्ट फिजिक्स के बहुत सारे प्रश्न पढ़े होंगे, जैसे आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। लेकिन इसके अलावा भी फिजिक्स का एक सेकंड पार्ट भी है, जिसके अंतर्गत आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी, तरंग प्रकाश की, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु नाभिक, ये सब चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 9, ठीक है, अध्याय 9 और 10, अध्याय 9 से हमारा सेकंड फिजिक्स स्टार्ट होता है, जिसमें आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। तो अध्याय 9 है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, और अध्याय 10 है तरंग प्रकाशिकी। तो इन दोनों चैप्टर के मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में, ठीक है, बहुविकल्पीय और प्लस अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दोनों पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगर आप 12th में और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सबसे पहले चैप्टर 9 के क्वेश्चन देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो कि है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी कि जो अपवर्तन की घटना होती है, इसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कि नहीं बदलती है? फर्स्ट है प्रकाश की चाल, सेकंड है प्रकाश की तीव्रता, थर्ड है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और फोर्थ है प्रकाश की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश की आवृत्ति। देखिए, अपवर्तन की जब घटना होती है तो प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये नहीं परिवर्तित होता, जबकि प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ये तीनों परिवर्तित होती हैं, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, यानी कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है? फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए, और फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लाल प्रकाश के लिए। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखिए, ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सेकंड है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, थर्ड है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और फोर्थ है 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होगा? यानी कि जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो किस रंग का हो ताकि उसका विचलन अधिक हो? फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग, फोर्थ है हरा रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बैगनी रंग। यानी कि प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसमें प्रकाश के किस गुण का यूज किया जाता है? फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड है विवर्तन, और फोर्थ है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी लोगों को शायद पता हो, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी कि जो हमारा सामान्य नेत्र होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? फर्स्ट है अनंत, सेकंड है 50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ है 75 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 25 सेंटीमीटर। देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, यानी कि जो हमारे आंख का लेंस होता है वो किस प्रकृति का होता है? नेत्र लेंस की प्रकृति कौन सी होती है? फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिसारी। लेकिन नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका निकट बिंदु क्या होगा, यानी कि जो दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को है उसका निकट बिंदु क्या होगा। फर्स्ट है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, सेकंड है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर और फोर्थ है अनंत पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। देखिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होगा, ठीक है, जिसको दूर दृष्टि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश किरण वायु में से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि जब एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो इनमें से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। फर्स्ट है वेग, सेकंड है आयाम, थर्ड है तरंग, फोर्थ है आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आवृत्ति। देखिए अगर एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसके वेग पर इफेक्ट पड़ेगा, आयाम पर इफेक्ट पड़ेगा, तरंग पर इफेक्ट पड़ेगा, बट उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जल की सतह पर, यह है तरंग प्रकाश की चैप्टर का। अब तक जो मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताया वो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर यानी कि 9वें चैप्टर का था और ये 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। देखिए जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, अब जब सूर्य का प्रकाश लगता है उस पर तो वो सुंदर रंग में दिखाई देता है। क्यों? फर्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सेकंड है प्रकाश का ध्रुवण, थर्ड है प्रकाश का व्यतिकरण और फोर्थ है प्रकाश का विवर्तन। तो ऐसा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहेगा। फर्स्ट है तीव्रता, सेकंड है चाल, थर्ड है आवृत्ति और फोर्थ है तरंग दैर्ध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं, यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं तो वो किस प्रकार की तरंगे होंगी। यानी कि दो स्रोत कला संबंध होते हैं, यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं तो फर्स्ट है एक समान तरंग दैर्ध्य की, सेकंड है एक समान वेग की, थर्ड है एक समान आवृत्ति की और फोर्थ है नियत कालांतर की। तो देखिए यहां पर आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। यानी कि जब दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं तो वो एक समान आवृत्ति की और नियत कालांतर की तरंगे उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, दोनों सही हो। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक है। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा रंग है जिसके रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होगा। फर्स्ट है लाल, सेकंड है पीला, थर्ड है हरा, फोर्थ है बैगनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यानी कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। फर्स्ट है इसका वेग बहुत तीव्र है, सेकंड है इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, थर्ड है वातावरण के ऊपरी सतह पर आपतित होता है, फोर्थ है वातावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, इसीलिए प्रकाश एक सरल रेखीय गति में चलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पीय, डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है यदि स्रोत गतिशील हो, प्रकाश का ध्रुवण, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, प्रकाश का विवर्तन। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड दोनों, ठीक है। क्योंकि डॉपलर प्रभाव तभी निर्मित होगा जब स्रोत गतिशील हो और प्रकाश का ध्रुवण हो रहा हो, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसको आपको समझना होगा बहुत ही सिंपली। देखिए दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात की। देखिए दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर दो लेंस है। एक मान लीजिए पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है जो कि 20 है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी हम मान लेते हैं f2 जिसकी भी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दो लेंस दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको पहले लेंस की फोकस दूरी निकालनी होगी, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। तो लिखेंगे पहले लेंस की पहले क्षमता निकालेंगे, पहले
लेंस की क्षमता, ठीक है, पहले लेंस की क्षमता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे P1 से। P1 इक्वल टू, देखिए मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है, 1/f, P इक्वल टू 1/f। चूंकि यहाँ पर P1 है, हम पहले लेंस की क्षमता ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/f1, ठीक है। तो f1 की वैल्यू हमें दी गई है 1/20, ठीक है, 1/20। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए जो क्षमता होती है वो P इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन इसमें f मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में, समझ में आ रहा है, f मीटर में होता है। लेकिन यहाँ पर आपका f1 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं P इक्वल टू 100/f, 100/f, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पर मीटर में अगर आप नहीं लिख रहे हैं नीचे, तो ऊपर आप लोग 100 लिखिए, नीचे f लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 100। अब ये कट जाएगा 5, तो आपका फाइनली जो P आएगा क्षमता, वो कितना आ जाएगा, P1 इक्वल टू 5 डायोप्टर। देखिए क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पर हम आगे प्लस लिख देंगे, प्लस लिखा जाता है, ठीक है, तो +5 डायोप्टर। अब देखिए पहले लेंस की क्षमता थी, अब हम दूसरे लेंस की क्षमता निकालते हैं। दूसरे लेंस की क्षमता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे P2 से। तो P2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 100/f2। अब देखिए P2 100/f2 की वैल्यू कितनी है, f की 20, इसकी भी है, तो ये भी आपका कट जाएगा, 5 आएगा। तो P2 इक्वल टू आपका 5, ये भी आ गया, ठीक है, +5 डायोप्टर। अब देखिए आपको संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का एक सूत्र होता है, संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू होगा P1 + P2। आप P1 को जोड़ दीजिए प्लस P2 को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम इसी को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा P इक्वल टू, P1 की वैल्यू भी है +5 यानी कि 5D, और P2 की वैल्यू भी है 5D। तो फाइनली हमारा P इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 5 and 5 इक्वल टू 10D, 10 डायोप्टर, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा संयुक्त लेंस की क्षमता, और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का है। न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपतन कोण है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, माना आपतन कोण इक्वल टू A, ठीक है, क्योंकि हम आपतन कोण को A से लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आपतन कोण, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है। देखिए क्या कहा गया है, प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो माना प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, A से, ठीक है। आपतन कोण को हम I से लिखते हैं, प्रिज्म कोण को A से लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो यहां से हम आपतन कोण भी निकाल सकते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और आपतन कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू हमारा है 3/4A। देखिए आपतन कोण जो है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो प्रिज्म कोण A है, तो आपतन कोण 3/4A होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर हमें निकालना है न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल m से, और डेल m हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है जो आपको समझना है, I इक्वल टू, ठीक है, आपतन कोण I इक्वल टू होता है A + del m/2। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, इसी फार्मूले से ये आपका लगेगा, ठीक है। अब देखिए I की वैल्यू हमें ऊपर दी गई 3/4A, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/4, ये ऐसे लिख सकते हैं 3A/4, ठीक है, इक्वल टू A हमें A ही रखना है, प्लस डेल m हमें निकालना है /2। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली समझिए, यहाँ पर हम A + del m करेंगे।
अब चूंकि ये दो इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये 2 का 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6a। ठीक है, देखिए इसका इससे गुणा होगा तो 6a हो जाएगा बाई 4। अब इसको काट देते हैं थोड़ा सा हम, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आएगा a प्लस डेल एम इक्वल टू 3a/2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से हम डेल एम निकाल लेंगे। डेल एम इक्वल टू 3a/2 माइनस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 3a माइनस 1 का 2 से गुणा, 2 का a से तो 2a। ठीक है, तो ये फाइनली आपका जो डेल एम आएगा यानी कि न्यूनतम विचलन कोण आएगा वो आ जाएगा 3a में से 2a जाएगा तो बचेगा a/2। ठीक है, तो यही आपका आ जाएगा न्यूनतम विचलन कोण। तो ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, I इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2, जहां a है आपका प्रिज्म कोण, डेल एम है आपका न्यूनतम विचलन कोण, I है आपतन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्लिंट कांच के लिए बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 तथा 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया गया है बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। तो देखिए बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक को हम लिखेंगे NV से, N का मतलब अपवर्तनांक, V का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी। ठीक है, लाल रंग के लिखेंगे हम NR यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक रेड। ठीक है, तो NB हमें दिया गया है 1.632 और ये दिया गया है NR हमें 1.613। देखिए क्रमशः लिखा है लाल, बैगनी एवं लाल, तो देखिए बैगनी का इतना, लाल का इतना। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीले रंग के लिए अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पीला रंग आपको यूज होगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू होता है NV माइनस NR अपान NY माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर NY हमें पता ही नहीं है तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कैसे निकालेंगे, ये ओमेगा है, ओमेगा को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें NB पता है, NR पता है, पर NY नहीं पता है, तो हम पहले NY निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पीले किरण के लिए अपवर्तनांक, पीली किरण के लिए अपवर्तनांक, किरण के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, तो पीले वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, NY, क्या लिखेंगे NY, और NY इक्वल टू एक फार्मूला होता है NB प्लस NR बाई 2। ठीक है, तो NB की वैल्यू ऊपर ये दी गई है 1.632 प्लस NR दिया गया 1.613 अपान 2, इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3.245 अपान 2। ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा NY जो फाइनली आएगा वो आ जाएगा 1.6225। ठीक है, ये आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक आ चुका है। अब हम निकालेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ठीक है, इसी पर हम रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NV की वैल्यू ऊपर हमने बताया 1.632 होता है, NR की वैल्यू हमें दी गई है 1.613। देखिए NV और NR का ऊपर दिया गया है ये। ठीक है, NV NR, तो ये हमने लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे NY की वैल्यू, ये हमने अभी निकाली है, देखिए 1.6225 और माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये हमारा आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू, W मॉडल बनता है थोड़ा ओमेगा, आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे तो सॉरी इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 0.019, नीचे आ जाएगा 1 घट जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 1 की जगह पर 0 हो जाएगा, 0.6225। इसको कट कीजिए तो फाइनली आपका जब आप डिवाइड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0.031 और यही आपकी वर्ण विक्षेपण क्षमता हो जाएगी। तो आपको सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है, ओमेगा इक्वल टू NB माइनस NR अपान NY माइनस 1, जहाँ NB है बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, ये है लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, ये है पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, और ऊपर भी ये फार्मूला याद रखना है। अगर आपको पीले रंग का ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि तरंग प्रकाश की चैप्टर का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में हैं,
यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम का अनुपात 4:3 है, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसको लिखिए। हमें दिया गया है आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात, ठीक है। तो आयामों का अनुपात हमें दिया गया है 4:3। आयाम को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, तो A1:A2 मान लेते हैं इसको। ये हमें दिया गया है 4:3, 4:3। अब देखिए अधिकतम तीव्रता के स्थान पर आयाम अगर आपको निकालना है तो एक फार्मूला लिखना होगा। देखिए अधिकतम तीव्रता के स्थान पर आयाम, ठीक है, इक्वल टू A1+A2, A1+A2, ठीक है। यानी कि अगर हमें अधिकतम तीव्रता का आयाम निकालना है तो A1+A2 हमें लिखना होगा। अगर मान लीजिए यह न्यूनतम तीव्रता का निकालना है, न्यूनतम तीव्रता के स्थान पर आयाम, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा A1-A2, यानी कि आयाम में से आयाम को घटा देना है। पहले तरंग के आयाम से दूसरे तरंग के आयाम को घटा देना है। जब हमें न्यूनतम निकालना है, अधिकतम निकालना है, तो हमें दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए हम सभी को पता है कि जो तीव्रता होती है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई जो होती है वो आयाम के स्क्वायर के अनुपाती होती है, ठीक है। यानी कि जो तरंग की तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें चूंकि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का निकालना है तो हम लिखेंगे अधिकतम तीव्रता के लिए आई मैक्स, ठीक है। न्यूनतम तीव्रता के लिए लिखेंगे आई मिन। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मिन का मतलब मिनिमम। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A1+A2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा A1-A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें A1 A2 की वैल्यू दी गई है। देखिए A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 3, तो यही हम यहाँ पर रख देंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 + 3 का होल स्क्वायर और अपान 4 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 का होल स्क्वायर अपान 4 में से 3 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आई मिन आई मैक्स, यहाँ पर लिखेंगे आई मैक्स अपान आई मिन, ठीक है। नीचे भी लिख देंगे आई मैक्स अपान आई मिनिमम, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7 = 49 अपान 1 × 1। तो ये आपका हो जाएगा अनुपात। अगर हम लोग जाने कि जो पहली तीव्रता और जो इनके आई मैक्स अपान आई मिक्स अनुपात आई मिनिमम जो हमारा आया वो आया 49:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना था। क्वेश्चन क्या था, देखिए समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के आयाम 4:3 के अनुपात में है। ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो वो होगा 49:1। ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, यानी कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो इसका सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पर समझ लीजिए। जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर आकर किनारों से मुड़ जाता है तब प्रकाश की इस प्रकार का मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी अवरोध या द्वारक पर पहुंचे और वहां पर किनारों से मुड़ जाए तब प्रकाश के इस प्रकार का जो मुड़ना वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि उसका मुड़ना ही जो है विवर्तन कहलाता है। तो इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।